आज के नए कंटेंट पे आप सबों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो जेटेड 2012 में पूछी गई थी उसके क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन का ऑप्शन वाइज एक्सप्लेनेशन भी हम लोग करेंगे। आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसका पहला और सीडीपी 2012 में पूछे गए 31वां प्रश्न, बुद्धि है एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की एक क्षमता, सीखने की एक क्षमता, ये सभी। तो देखिए बुद्धि जो होता है जन्मजात मानसिक योग्यता होती है। ये अंगीकार बुद्धि लोगों के नए अनुभव को अंगीकार करने की भी एक क्षमता होती है, मदद करती है। बुद्धि सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा और 32वां प्रश्न, मनोवैज्ञानिक का आधुनिक अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक तरीके से व्यवहार और अनुभव का अध्ययन करते हैं। व्यवहार और अनुभव का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है नियत कार्य। तो नियत कार्य योजना का हिस्सा, ये योजना का हिस्सा है परंतु ये अंतिम कदम नहीं है। मूल्यांकन बताता है कि ये पूरे लक्ष्य हुआ या नहीं, यानी कि ये अंतिम कदम है। अनुवर्तन मूल्यांकन के बाद किया जाता है, आफ्टर मूल्यांकन किया जाता है, आफ्टर मूल्यांकन अनुवर्तन किया जाता है। और समय सारणी जो दिया गया, समय सारणी को व्यवस्थित करना, यह योजना का हिस्सा, ये जो है योजना का हिस्सा है परंतु ये अंतिम कदम नहीं है। तो इसलिए हमारा अंतिम कदम क्या हो रहा है? प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए अंतिम कदम मूल्यांकन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, डिसलेक्सिया है एक प्रकार का सोच अवरोधक, मानसिक अवरोधक, शारीरिक अवरोधक, भाषा अवरोधक। तो डिसलेक्सिया जो होती है ये पठन विकार संबंध पहचानने और पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी कि ये भाषा अवरोधक है। देखिए विभिन्न प्रकार की हम लोग का जो विकार होती है उसके बारे में भी बताते रहा हूँ। पहला में है डिसलेक्सिया जो होती है ये पठन संबंधित विकार होती है। क्या संबंधित विकार होती है? पठन संबंधित विकार होती है। दूसरी होती है डिसग्राफिया जो होती है ये लेखन संबंधित विकार होती है। इसमें क्या होती है? लेखन संबंधित विकार होती है। अगला होती है डिसकलकुलिया इसमें गणना संबंधित विकार होता है। यहाँ लिखा हुआ ना कलकुलिया मतलब कैलकुलेशन संबंधित इसका विकार है, जिसमें बच्चों को गणित क्रियाएं जोड़ घटाव गुना आदि करने में परेशानी होती है। एक होता है डिस्फेजिया। क्या होती है? डिसफेजिया। इसमें भाषा संबंधित विकार होती है। भाषा संबंधित विकार यानी कि भाषा को बोलने व समझने में कठिनाई होती है। अगला है डिस्प्रेक्सिया। इसमें मोटर कौशल संबंधित विकार होती है। मोटर कौशल यानी कि हाथ आंख का समन्वय और काम व्यवस्थित करने में कठिनाई। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया डिसलेक्सिया है भाषा अवरोधक। अगला प्रश्न है, प्रेरणा निम्नलिखित में किसकी एक कला है? कार्य योजना आवश्यक है पर प्रेरणा के लिए परिभाषा नहीं है। रुचि पैदा करना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा का मूल उद्देश्य शिक्षा में रुचि प्रदान करना या रुचि उत्पन्न करना ही एक कला है। तो प्रेरणा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है मस्तिष्क को नियंत्रण करना। तो मस्तिष्क को नियंत्रण करना, प्रेरणा स्वतः होना चाहिए, मस्तिष्क के द्वारा नहीं होती है। तो प्रेरणा को नियंत्रण करना गलत है, मस्तिष्क को नियंत्रण करना गलत है, प्रेरणा स्वतः होना चाहिए। सिलेबस के अनुसार पढ़ाना, सिलेबस का अनुसार पढ़ाना तकनीकी काम है, यह तकनीकी काम है, यह प्रेरणा से अलग है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणा निम्नलिखित में किसकी एक कला है? तो प्रेरणा रुचि पैदा करना एक कला है। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षेत्र का न्यूनतम स्तर है प्रयोग ये न्यूनतम स्तर नहीं है, ये उच्चतर स्तर है। ये प्रयोग जो है ये उच्चतर स्तर है। परिज्ञान ज्ञान के बाद आता है, आफ्टर ज्ञान आता है, ज्ञान के बाद आता है। अगला है मूल्यांकन जो होती है वह सबसे उच्च स्तर है, सबसे उच्च स्तर है। तो हमें निम्नतम स्तर की बात किया जाए तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर होता है ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार क्या होती है? ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार होती है ज्ञान सबसे निम्नतम स्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? शिक्षक की डायरी मूल्यांकन से संबंधित होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है? विद्यार्थी की प्रगति नोट होती है। शिक्षक की डायरी में जो विद्यार्थी की प्रगति होती है वो नोट होती है, तो ये मूल्यांकन से संबंधित होती है। अगला चीज है उद्देश्य
उसके बाद है ज्ञानार्जन अनुभव। ज्ञानार्जन अनुभव जो होती है ये बताता है कि बच्चा क्या सीखा, बच्चा क्या सीखा, यानी कि ये भी मूल्यांकन से संबंधित है। अगला मूल्यांकन कार्ड, तो ये सीधे मूल्यांकन कार्ड आकलन का साधन है, ये मूल्यांकन से संबंधित है। तो क्या मूल्यांकन से संबंधित नहीं हो रही है? उद्देश्य, उद्देश्य जो होती है ये मूल्यांकन से संबंधित नहीं होती, यह स्व मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं में पूछा गया तो इसलिए बी। प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ाना है, सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है, कक्षा पर नियंत्रण रखता है। ये तो बिल्कुल नहीं कि कक्षा पर नियंत्रण रखता है, नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है, ये भी नहीं होगी, क्योंकि संशोधन की बात यहाँ पर नहीं किया गया, प्रभावी शिक्षकों की बात किया गया। सीमित अवधि में अधिक जानकारी देना है, सबसे पहले अधिक जानकारी देना भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्रभावी शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य है या प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है, वह कैसे पढ़ना है, मोटिवेट करता है छात्र को। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? मेन उद्देश्य संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, आंशिक विकास का, यहाँ देखिए आंशिक लिखा हो तो आंशिक तो नहीं होगी, आंशिक विकास का मूल्यांकन करना, विशिष्ट विकास का मूल्यांकन, विशिष्ट विकास का मूल्यांकन भी नहीं होगी, मानसिक विकास का मूल्यांकन, केवल मेंटल विकास का मूल्यांकन नहीं होगा। तो हम देखिए मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? ओवरऑल होना चाहिए, ओवरऑल यानी कि संपूर्ण विकास। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, सजा का उद्देश्य संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन का काम है, मूल्यांकन का काम ये सजा नहीं है। छात्रों को यातना देना, देखिए सजा का मकसद यातना नहीं होना चाहिए, कभी भी दंड नहीं होना चाहिए सजा का मतलब। तो हमारा उद्देश्य सुधार है। अगला, छात्रों को असफल करना, छात्रों को असफल करना क्या होती है? निंदनीय होता है, छात्रों को असफल नहीं करना है, छात्रों को हमेशा प्रोत्साहित करना है। छात्र सजा का उद्देश्य है गलतियों के बारे में सचेत करना, सजा का सकारात्मक उद्देश्य होना चाहिए। सामान्यतः बच्चों को उसको गलतियों से सचेत कर सुधार लाना होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखाना सिखाया जाता है? स्केच पेन से, स्केच पेन से तो नहीं लिखाना सिखाया जाता है क्योंकि यह सामान्य शुरुआती सामग्री नहीं होती। चौक जो होती है ये बड़ा और कम नियंत्रित होता है, बड़ा और कम नियंत्रित होता है, ये अधिकतर बोर्ड में प्रयोग किया जाना चाहिए। पेन में यदि बच्चे कोई गलतियां करती है तो उसको सुधार नहीं सकते, उसमें काटछाट होगी, ये मिटाया नहीं जा सकेगा। पेंसिल जो होती है, पेंसिल क्या होती है? इससे दबाव नियंत्रित होती है, और इससे जो भी गलतियां होती है उससे मिटाया जा सकता है, इसलिए पेंसिल सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की उम्र किन के बीच होती है? तो किशोरावस्था की उम्र 11 से 18 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 11 से 16 वर्ष, 17 से 20 वर्ष। तो हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके, 11 से 18 वर्ष किशोरावस्था की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में कैसे उपयोग होती है? रुचि को बढ़ाने में, गुणवत्ता को बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में, कौशल को बढ़ाने में। तो देखिए बच्चे, कोई भी जो तस्वीर होती है ना, बच्चे सुनने से ज़्यादा देख करके सीखते हैं, इसलिए बच्चे में रुचि को बढ़ाने के लिए तस्वीरें सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी। ऑप्शन नंबर ए। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य नहीं है? विश्वास बढ़ाना तो एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य है, सरल जांचना भी होगी, कल्पना की जांच करना भी होगी, शारीरिक आयु की जांच करना, ये एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि उपयुक्तता परीक्षा के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि का प्रदर्शन दिखलाई देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए, उसे खेलने देना चाहिए, उसे कुछ देर के लिए सो जाने को कहना, ये नेगेटिव है, ये तो नहीं होगी। उसे शांतिपूर्वक बैठने से क्या बच्चे कुछ सीख पाएंगे? ये भी नहीं होगी। तो उसे उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना के लिए प्रोत्साहित करना होगा, ताकि बच्चे उससे जो नई विषय की रुचि है, प्रदर्शन दिखाई दे रहा, उससे और कुछ नया सीखे। इसलिए वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना। अगला प्रश्न है, गहन पढ़ाई से छात्रों को किस प्रकार के शब्द संबंध से बढ़ोतरी होती है? बृहत यानी कि विस्तृत, निश्चित यानी कि एकदम संकुचित हो रहा है, इसका उपयुक्त शब्द कम होना चाहिए, ये निश्चित नहीं होना चाहिए। सक्रिय यानी कि एक्टिव, सक्रिय शब्द संबंध भी बढ़ाता है, पर प्रश्न बृहत इससे अधिक सटीक बैठ रहा है। थोड़ा यानी कि कम, तो कम तो हमारा
उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सब गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के सब संबंध में बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी में कम नहीं होना चाहिए और निश्चित भी नहीं होना चाहिए, सक्रिय भी नहीं होना चाहिए। इसका पैमाना क्या होना चाहिए, बृहत होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अधिक प्रबल होती है। देखिए, सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति की बात किया गया। शैशव अवस्था, ये 0 से 2 साल के बीच होती है। प्रारंभिक बचपन 2 साल से 6 साल के बीच, मध्य बचपन 6 साल से 10 साल के बीच और प्रारंभिक किशोरावस्था 14 से 18 साल के बीच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बचपन अवस्था। इस अवस्था के दौरान बच्चों में सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति सबसे अधिक प्रबल होती है। अगला प्रश्न है, एमजी फ्रॉ मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है। बुनियादी गतिविधियां, पढ़ना, लिखना, सीधा सपाट पत्र। तो इसका प्रयोग बुनियादी गतिविधियों के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सी तथ्यों गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या होती है, गेस्टाल्ट सिद्धांत होती है संपूर्ण को पहले देखो, संपूर्ण, एक मिनट, संपूर्ण को पहले देखो और फिर अंश को बाद में। तो ऑप्शन को यदि हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, ये गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए। पिछड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहले ही गलत हो जा रही। प्रोग्रामी, खुशहाल, आनंदमय। आनंदमय भी होना चाहिए, प्रोग्रामी भी होना चाहिए, लेकिन सबसे सटीक उत्तर हमारा खुशहाल बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता। कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, उससे कक्षा से बाहर चले जाने का कहना। कक्षा से बाहर चले जाना स्थायी समाधान नहीं होगी, उसे चेतावनी देना। डरा करके समस्या का हल नहीं किया जा सकता है, उसे पढ़ने को बाध्य करना। किसी को बाध्य करके ना ही कुछ पढ़ा सकते हैं, ना ही कुछ सिखा सकते हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना। 52 नंबर प्रश्न है, बर्ताव के नियम में से किस रूप में जाना जाता है। अभ्यासों का पुलिंदा, प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा, तथ्यों से अनावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा बर्ताव के नियम के रूप में जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वयं अध्ययन विधि, दल अध्ययन विधि। तो जो है दल अध्ययन विधि, यह सहयोग बढ़ाता है, पीयर ग्रुप्स जो होता है ये सहयोग बढ़ाता है। स्वयं अध्ययन विधि समस्या समाधान अधिक गहन प्रयोग देता है। प्रयोगशाला विधि जो होती है ये होती है प्रयोगात्मक पर है। हर प्रकार का ज्ञान के अधिकतम प्रयोग के लिए समस्या समाधान श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या समाधान विधि। 54 नंबर प्रश्न है, खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है। शारीरिक दृष्टि से, बुद्धि से, गलत मुद्रा से, थकावट दृष्टि से। तो इससे बुद्धि का कुछ लेना देना नहीं। आप देखे होंगे प्राय बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चा होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत अधिक होता है, बुद्धि उसका बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका लिखावट खराब रहती है। तो क्या खरावट से उसका बुद्धि से कोई तात्पर्य है? नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खराब लिखावट का निम्नलिखित से किससे लेना देना नहीं है, बुद्धि से कुछ इसका लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न, एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य है। सम्मिलित कक्षा की बात की गई, यानी कि सम्मिलित कक्षा मतलब इंक्लूसिव क्लास। इसके अंतर्गत क्या होगी, सहयोग होगी, कोऑपरेशन होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य है, ईर्ष्या तो कभी नहीं होगी, सहानुभूति भी नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगी। सम्मिलित कक्षा में होती है सहयोग की भावना। एक पाठ योजना है, एक विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन, कठिनाई स्तर योजना सीट, छात्र के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन। पाठ योजना तो कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं होती, कठिनाई स्तर का योजना सीट भी नहीं होती, सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ये विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना होगी। पाठ योजना के अंतर्गत विस्तृत शिक्षण योजना ही होती है, यह सही परिभाषा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्या और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। ठोस क्रियाएं। ठोस क्रिया में क्या होती है, बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशन में तर्क आता है, बच्चे का तर्क आता है और कल्पना समस्याएं सीमित होती है। जो कल्पना समस्या होती है वो सीमित होती है, कल्पना समस्या वो सीमित होती है। अगला है संवेदी क्रियाकलाप अवधि। इस अवधि में प्रारंभिक चरण है, यह क्या है, प्रारंभिक चरण है।
अगला है पूर्व परिचालनात्मक अवधि। इस अवधि में सोच सीमित और वृत्ति आधारित होती है। जो सोच होती है ये सीमित होती है। अगला है औपचारिक क्रियाएं। इस अवधि में बच्चे बहुपरिकल्पना और भावपूर्ण समस्या उत्पन्न करती है। बहुपरिकल्पना और भावपूर्ण समस्याएं, यानी कि हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न भी वही पूछा गया है कि बच्चा भावपूर्ण समस्या और बहुल प्रक्रिया को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। कौन सी अवस्था में होती है? औपचारिक क्रिया में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ज्ञान अर्जन, प्रेरणा, बढ़ावा, कदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणा। परीक्षा पास करने की पहल को प्रेरणा से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 59वां प्रश्न, अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? शैशव काल में। शैशव काल में समूह निर्माण होता है। शैशव काल में क्या होती है? समूहों का निर्माण होती है। उत्तर बचपन अवस्था में मित्रता बनती है। मित्रता बनती है। अगला है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में अभिजात समूह तैयार होती है। उसके बाद है प्रारंभिक बचपन में। प्रारंभिक बचपन में बच्चे समूह खेल खेलते हैं। समूह खेल खेलते हैं। तो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोर अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम प्रश्न जो सीडीपी 2012 में 60 नंबर में पूछा गया था, हमारा आज का 30वां प्रश्न है। समूह परियोजना कार्य मदद करता है सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में, शिक्षार्थियों की इस प्रतिस्पर्धा को विकसित करने में, प्राप्त करने की एक उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षा को विकसित करने में, याददाश्त बढ़ाने को विकसित करने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में समूह परियोजना कार्य मदद करती है। आज हम लोग जेटेड 2012 में पूछी गई बाल विकास के प्रश्नों को किए।